Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका हमने एक हिस्सा कर डिस्कस किया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिएगा जिसमें हमने बड़ी तफसील से ये डिस्कशन की कि रिजिड रोटर होता क्या है और उसकी क्लासिकल ट्रीटमेंट डिस्कस की। आज हम रिजिड रोटर की क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर, जिसको रिजिड रोटर भी कह सकते हैं। रिजिड रोटेटर होता क्या है मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि ऐसी कोई चीज, जैसा कि ये एक मार्कर है, इसके फर्ज कीजिए कि एक एटम यहां लगा हुआ है और एक एटम यहां लगा हुआ है। हम इसको जितना भी रोटेट करवाएं, इन एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलेगा, वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी चीज जिसको जब हम रोटेट करवाएं, ऐसी बॉडी जिसको हम रोटेट करवाएं, तो उसके दो एटमों का दरमियान, दो पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस न चेंज हो, उसको बोलते हैं रिजिड रोटेटर। आइए देखते हैं क्या है। लेट अस कंसीडर द टू पार्टिकल्स रिजिड रोटेटर फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल स्टैंड पॉइंट। क्यों हम इन क्वांटम मैकेनिकल स्टैंड पॉइंट से देखते हैं। अब ये एक रिजिड रोटेटर है जिसका एक पार्टिकल जिसका मास m1, दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी m1 का यहाँ से फासला r1, m2 का यहाँ से फासला r2। ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये क्या है? ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है। 3 पोलर कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये z एक्सिस के साथ m1 का जो एंगल है वो थीटा, और इसका पे हमने जब प्रोजेक्शन ड्रॉ की तो यहां जो एंगल बना ये एंगल फाई कहलाएगा। अब हम इसको तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? द रिजिड रोटेटर इन 3D स्पेस। अब हमने हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन डिस्कस की थी, आपने वो दोबारा देखनी है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आएगा। वी नाउ 3-डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, SWE इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो क्या है? ये हमारे पास लिखी हुई है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डेल स्क्वायर 5 + 8 पाई स्क्वायर m/h स्क्वायर। दिस इज, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, ये 3D स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर ए पार्टिकल। अब रिजिड रोटेटर के केस में चूंकि दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस नहीं बदलता, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। जब हम पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट कहते हैं तो अपनी आसानी के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 ले लेते हैं। V is here potential energy and V is equal to 0. It means V is constant, V is potential energy, जिसको हमने 0 ले लिया। तो अब इक्वेशन 1 में हम रिजिड रोटेटर पे अप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 को हम रिजिड रोटेटर पे अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारा रिजिड रोटेटर इस वक्त 3D में है, 3 डायमेंशनल में है। तो जो इक्वेशन 1 भी 3D के लिए है। इक्वेशन 1 स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल सिस्टम, और हमारे पास भी जो रिजिड रोटेटर है वो 3D के लिए है। तो हम इक्वेशन 1 को रिजिड रोटेटर पे अप्लाई करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे 0 पुट कर देंगे। V is equal to 0। इक्वेशन 2 बन जाएगी। इक्वेशन 2 में हमारे पास है डेल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डेल स्क्वायर। इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर। ये होता है लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो लैप्लासियन ऑपरेटर है वो किसके बराबर होता है? इन केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है हमारे पास? r, थीटा और फाई। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? r, थीटा और फाई। हमारे पास r भी है, ये थीटा भी है और फाई भी है। ये है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और इसी तरह एक चीज हमारे पास होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होती है? x, y, z। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा और फाई। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के केस में लैप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? किसके बराबर होता है? डेल स्क्वायर इसके बराबर होता है, जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। तो इक्वेशन 3 तक नोट कर लें, इससे आगे हम इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं।
फॉर ए रिजिड रोटेटर आर हैज कांस्टेंट। हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि रिजिड रोटेटर के केस में जो दो एटमों के दरमियान का डिस्टेंस आर नहीं बदलता, आर कांस्टेंट होता है, आर हैज कांस्टेंट। तो आर कांस्टेंट है। अब जो चीज कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशियल ले तो वो होता है जीरो। तो आर चूंकि कांस्टेंट है तो डेल बाय डेल आर क्या हो जाएगा? जीरो। तो इक्वेशन 3 में, अब पीछे आपने कहीं ना कहीं इक्वेशन 3 लिखी होगी अपने पेज पे, तो वहां देखें इक्वेशन 3 में जिस जगह पे इक्वेशन 3 में डेल बाय डेल आर है वो उड़ा दें, उसकी जगह पे जीरो। क्योंकि डेल बाय डेल आर जीरो बिकॉज आर हैज कांस्टेंट वैल्यू। सिंस आर इज ए कांस्टेंट फैक्टर, सो अब आर कांस्टेंट है तो आर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं होगी, तो डेल बाय डेल आर विल बी जीरो। और इक्वेशन 1 की ये शेप बन जाएगी जिसको हम इक्वेशन 4 कहेंगे। इक्वेशन 4 कैसे बनी? इक्वेशन 3 से बनी। जब हमने इक्वेशन 3 में डेल बाय डेल आर की जगह पे जीरो पुट किया तो इक्वेशन 4 बन गई। अब इक्वेशन 4 को पुट कर दें इक्वेशन 2 में। हमारे पास पीछे इक्वेशन 2 थी, वो आपने अपने पेज पर लिखी होगी। इक्वेशन 4 को यहां से उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो ये वाली इक्वेशन की शेप बन जाएगी। इसे नेक्स्ट मूव करें, एज इट इज एज सारे इक्वेशन लिख लें। चेंजिंग क्या करें? ये जो रिड्यूस मास है, ये जो रिड्यूस मास है म्यू, इस म्यू की जगह पे आई ओवर आर स्क्वायर लिख दें, क्योंकि हम जानते हैं आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। तो म्यू यहां से क्या हो जाएगा? आई ओवर आर स्क्वायर। तो इस म्यू की जगह पे आई ओवर आर स्क्वायर लिखते हैं। बाकी सारी की सारी इक्वेशन एज इट इज एज, और इसको इक्वेशन 5 कह दें। अब इक्वेशन 5 के दोनों साइड पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम इक्वेशन 5 को आर स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ये वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, और ये वाली इक्वेशन की शेप बन जाएगी। ये इक्वेशन की शेप बन जाएगी जिसको इक्वेशन 6 कहेंगे। अब इक्वेशन 6 में देखें, इक्वेशन 6 में 2 एंगुलर वेरिएबल हैं, थीटा है और फाई है। इक्वेशन 6 में आपको 2 एंगुलर वेरिएबल नजर आएंगे, एक थीटा, ये वाला थीटा, और एक ये वाला फाई। तो इक्वेशन 6 में 2 वेरिएबल है, थीटा एंड फाई। अब हमको इक्वेशन 6 को सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। वी सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये कैसे होता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल? आइए देखते हैं। इट इज अज्यूम दैट, ये क्या है? साई। साई इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। साई इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। कौन से फंक्शन? थीटा और फाई। साई इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, ईच ऑफ विच इज ए फंक्शन ऑफ ओनली वन ऑफ द वेरिएबल। इट इज अज्यूम्ड, ये हमारी अजम्पशन है क्या, कि ये जो साई है, ये थीटा, ये प्रोडक्ट है 2 फंक्शन का, जिसमें से हर एक फंक्शन प्रोडक्ट है, जिसमें से हर एक फंक्शन एक वेरिएबल को कैरी करता है। लाइक ये इस साई में है थीटा और फाई, और ये बराबर है एक फंक्शन y का और एक फंक्शन z का। y के पास एक वेरिएबल थीटा है, सिर्फ एक वेरिएबल थीटा है, और z के पास एक वेरिएबल फाई है। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि साई इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन x, साई इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। कौन से 2 फंक्शन? y और z। ये हमारी अजम्पशन है कि जो साई है वो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। साई इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। कौन से 2 फंक्शन? y और z। अब इसमें से फंक्शन y के पास सिर्फ थीटा वेरिएबल है और फंक्शन z के पास सिर्फ फाई वेरिएबल है। तो जो ये वाली इक्वेशन बन गई, जो कि हमारी एक अजम्पशन है कि साई इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। कौन से फंक्शन? y और z। y के पास सिर्फ थीटा, z के पास सिर्फ फाई, ईच ऑफ विच इज ए फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल। तो इसको जो हमारी अजम्पशन है, इसको हमने इक्वेशन 7 कह दिया। इक्वेशन 7 का क्या मतलब है वो डिस्कस करते हैं। इक्वेशन 7 मीन्स दैट साई which is a function of theta and phi. Psi is a function of theta and psi is a function of phi
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। कौन से टू फंक्शन? y और z, where y is a function of theta, y is a function of theta and z is a function of phi। ये बात हम कर चुके हैं। तो इक्वेशन 7 को अगर हम सिंपल वे में लिखना चाहें, इक्वेशन 7 को अगर हम सिंपल वे में लिखना चाहें तो थीटा और फाई हटा दें, सिर्फ साई इज इक्वल टू वाई जी कर दें। साई इज इक्वल टू वाई जी यानी कि साई इज इक्वल टू वाई जेड, साई इज इक्वल टू वाई जेड। हमने इसमें से क्या कर दिया? इक्वेशन 7 से इक्वेशन 8 में कैसे गए? इक्वेशन 7 में जो थीटा और फाई था, ये थीटा और फाई था, इसको हटा दिया। इसको सिंपल वे में लिखना चाहा तो साई इज इक्वल टू वाई जेड, इसको इक्वेशन 8 कह दिया। हम जानते हैं कि जो हमारे पास z है वो इंडिपेंडेंट है थीटा से, यानी कि z में z फंक्शन है किसका? फाई का। y फंक्शन है किसका? थीटा का। y फंक्शन है किसका? थीटा का। z फंक्शन है किसका? फाई का। यानी कि z इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, z इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखें हमें नजर आ रहा है y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, यानी कि y डिपेंड अपॉन थीटा। z इज ए फंक्शन ऑफ फाई, यानी कि z डिपेंड अपॉन फाई, बट z इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, z इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इक्वेशन 8 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इक्वेशन 8 को जब हम थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो d साई ओवर डी थीटा, अब चूंकि z है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा तो z एक कांस्टेंट के तौर पे शुरू में आ जाएगा, और y चूंकि डिपेंड कर रहा है थीटा पे तो y की डिफरेंशिएशन थीटा के हिसाब से हो जाएगी, dy और d थीटा बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 9 कह दिया, इसको इक्वेशन हमने 9 कह दिया। तो जी हाँ स्टूडेंट, अब चलते हैं इसी तरह हम जो हमारी इक्वेशन 8 है जिसको हमने पहले किस तरह डिफरेंशिएट किया था थीटा के रेफरेंस से, अब इसी इक्वेशन 8 को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू फाई। इक्वेशन 8 को जब फाई से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी साई बाय डी फाई। अब y के साथ तो फाई नहीं था, y इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, तो y कांस्टेंट है, y पहले आ जाएगा। z डिपेंड अपॉन फाई, तो z के साथ डिफरेंशिएशन हो पाएगी इस फाई के साथ, और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करें, जब हम इसको सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल फाई स्क्वायर, तो सेकंड डिफरेंशिएशन पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जिसको हमने इक्वेशन 10 कहा। इसको हमने इक्वेशन 10 कहा। हमने इसे सेकंड बार इसलिए डिफरेंशिएट किया क्योंकि हमको इसको पुट करना है इक्वेशन 6 में। इक्वेशन 6 में हमें ये वाला फैक्टर नजर आएगा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल फाई स्क्वायर, तो उसकी जगह पे हमने पुट करना है, इसीलिए हमें इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ा। अब आपके पास जो इक्वेशन 9 है और इक्वेशन 10 उसको इक्वेशन 6 में पुट कर दें। इक्वेशन 9 कहां पर है? आप जरा वीडियो को पीछे से देखेंगे या अगर आप साथ में नोट करते आ रहे हैं तो आपको इक्वेशन 9 मिलेगी। पुट इक्वेशन 9 एंड दिस इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 6, जो पहले के इक्वेशन 6 है उसमें पुट कर दें इक्वेशन 9 को, इक्वेशन 10 की वैल्यू को, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 की वैल्यू को इक्वेशन 6 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन की एक शेप बन जाएगी। अब इसको जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये जो z है इसे शुरू में लिख दें, ठीक हो गया, और ये जो y है इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, z को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और यहां से हम इक्वेशन 11 कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वेशन 11 बना लेंगे, डेवलप कर लेंगे। हमने इस इक्वेशन से इक्वेशन 11 की तरफ चले गए। ये सेम इक्वेशन है दोनों, बस जरा z को यहां कर दिया और y को अरेंज कर दिया, इक्वेशन 11 बन गई। अब इक्वेशन 11 को मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर थीटा ओवर वाई जी के साथ, साइन स्क्वायर थीटा ओवर वाई जी के साथ इक्वेशन 11 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। जब साइन स्क्वायर थीटा और वाई जी के साथ इस पूरे इक्वेशन 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन 12 बन जाएगी। ये z कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह y आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला y भी इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहां सिर्फ z बच जाएगा, और ये वाला y z भी इस y z के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
जस्ट क्या करना है, इक्वेशन 11 को साइन स्क्वायर थीटा ओवर वाई जी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो खुद करके देखें आपके पास ये वाली इक्वेशन बननी चाहिए, इक्वेशन 12। अब इक्वेशन 12 को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें जो ये वाला फैक्टर है प्लस 1 ओवर जेड डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल फाई स्क्वायर, इस फैक्टर को हम अगर उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस के साथ इधर आ जाएगा। अब इक्वेशन 13 कहलाएगी ये। इक्वेशन 13 की थोड़ी पोस्टमार्टम करते हैं, इक्वेशन 13 का थोड़ा इलाज करते हैं, देखते हैं इक्वेशन 13 क्या है। Each side of equation 13 contain only one variable। इक्वेशन 13 की दो साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। इक्वेशन 13 की हर साइड में एक वेरिएबल है। इस साइड में कौन सा वेरिएबल है, आपको सिर्फ एक वेरिएबल दिखेगा, वो वेरिएबल है थीटा। इस साइड में भी एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल कौन सा है, फाई। तो यही कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड हैज ओनली इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा एंड राइट हैंड साइड ओनली अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ फाई। हाँ, बात हो गई। अब एज द इक्वेशन मस्ट होल्ड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई, each side of equation must be constant। अब जो इक्वेशन 13 है जिसकी एक साइड पे थीटा वेरिएबल है, एक साइड पे फाई वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन 13 चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू हो, फाई की कोई भी वैल्यू हो, उसको होल्ड करेगी, उस पे पूरा उतरेगी। इसमें वेरिएबल है थीटा, ये वेरिएबल है फाई, तो थीटा और फाई की कोई वैल्यू होगी ना, ये एंगल है कोई 90, कोई वैल्यू होगी कि 60, 90, 70, थीटा और फाई की कोई वैल्यू होगी। और इक्वेशन 13 थीटा और फाई की उस वैल्यू को होल्ड करेगी, यानी उसको सेटिस्फाई करेगी, उस पर पूरा उतरेगी, होल्ड करेगी। तो हम क्या करेंगे, एज द इक्वेशन मस्ट होल्ड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड फाई, ईच साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी कांस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन की हर एक साइड को एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे और उस कांस्टेंट को हम शो करेंगे बाय एम स्क्वायर। इक्वेशन 13 की हर साइड को हम एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे क्योंकि इक्वेशन 13 की हर साइड पूरा उतरती है वेरिएबल थीटा और फाई की हर वैल्यू पर। एज द इक्वेशन मस्ट होल्ड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड फाई, तो हम इस साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी ए कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को एम स्क्वायर से डिनोट करेंगे। अब each side of equation 13 can be written as, हम इस इक्वेशन 13 की जो ये वाली साइड है फिलहाल इस साइड को एक कांस्टेंट के इक्वल हमने कंसीडर किया और एम स्क्वायर के बराबर कह दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, इस माइनस को इधर ले गए तो प्लस स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन 14 बन गई। इक्वेशन 14 तक नोट करें, शाबाश। साथ साथ अपने बॉल पेन से कलम से इसे नोट करते जाएं ताकि समझने में आपको दुश्वारी ना हो। जी हाँ स्टूडेंट, आगे चलते हैं। इक्वेशन 13 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 13 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इस इक्वेशन 13 को लिखते हैं, इक्वेशन 13 में एक फैक्टर है 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर। इस फैक्टर को हम सपोज कर लेते हैं बीटा के बराबर, तो इसको हम इसकी जगह पे हम बीटा पुट कर देंगे और बाकी सारी की इक्वेशन वैसे की वैसे ही। ये एम स्क्वायर इस तरफ लाएंगे, ये माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, इसको इक्वेशन 15 कह देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 15 बाय y ओवर साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 15 को फैक्टर y ओवर साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। ये आप पेज पे करके देखें कि मल्टीप्लाई करेंगे क्या कैंसिल आउट होगा और ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में, जी हाँ, इस इक्वेशन को हमने कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, y को कॉमन ले लिया, कॉमन आउट कर लिया और इक्वेशन 16 बन गई। इक्वेशन 16 में हमने इक्वेशन 16 को हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी ऐसे ही रहने दें। इक्वेशन 17 बना लें या ना बनाएं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 16 में है डी बाय डी थीटा, हमने साइन थीटा और इस पे इसका डेरिवेटिव ले लिया, इस चीज का हमने डेरिवेटिव ले लिया डी बाय डी थीटा। तो डेरिवेटिव लेने से ये फैक्टर बन गया और ये वाली चीज हमने एज इट इज एज लिख दी। डेरिवेटिव कैसे लिया, साइन थीटा को इस पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, साइन थीटा को एक्सपोज कर लें, डी वाई ओवर डी थीटा को वाई एक्सपोज कर लें और बाहर है डी बाय डी थीटा, इसका डेरिवेटिव लें। पहले हम साइन थीटा को कांस्टेंट करके बाहर रख लें और इसका डेरिवेटिव लें तो ये चीज आ जाएगी।
अब साइन थीटा को हमने कांस्टेंट किया था, अब साइन थीटा का डेरिवेटिव लें और dy ओवर डी थीटा को बाहर रख लें। साइन थीटा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ये आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा कि आपको ये चीज पहले से आनी चाहिए। क्या चीज के प्रोडक्ट रूल क्या है, डेरिवेशन का प्रोडक्ट रूल क्या है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। ये चीजें अगर आपको थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स आएगी तो आप मजे करेंगे इन फिजिकल केमिस्ट्री। अब इक्वेशन 16 की बात करते हैं। इक्वेशन 16 में कुछ वेरिएबल है, लाइक इक्वेशन 16 में थीटा एक वेरिएबल है, साइन थीटा एक वेरिएबल है, तो हम इन वेरिएबल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। द वेरिएबल इन इक्वेशन 16 इज नाउ चेंज्ड बाय पुटिंग। कैसे? हम कहते हैं कि z बराबर है cos थीटा के, z बराबर है cos थीटा के, तो z स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा के। हम जानते हैं आवर स्कूल मैथमेटिक्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे z स्क्वायर कर दें तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस z स्क्वायर। और यहां पे क्या करें, ये जो चीज है z इज इक्वल टू cos थीटा, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा, तो ये चीज आ जाएगी। फिर यहाँ पे एक चेन रूल है, ये हमारे पास एक चेन रूल है कि dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू dy ओवर dz प्रोडक्ट dz ओवर डी थीटा। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे, dy ओवर dz ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा और dz ओवर डी थीटा की जगह पर माइनस साइन थीटा पुट कर देंगे। फिर दूसरा एक चेन रूल डी बाय डी थीटा इज इक्वल टू dz और डी थीटा इंटू डी ओवर dz। देखें ये dz से dz कैंसिल करें तो ये चीज बनेगी, यानी कोई मसला नहीं। डी बाय डी थीटा को हम लिख सकते हैं डी बाय डी थीटा इज इक्वल टू dz और डी थीटा इंटू डी ओवर dz लिख सकते हैं। तो dz और डी थीटा की जगह पे हम यहां से माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, dz और डी थीटा की जगह पर हम माइनस साइन थीटा लिख देंगे और साथ में d और dz वैसे लिख देंगे। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया था कि इक्वेशन 7 में हम इक्वेशन 16 में हम कुछ तब्दीलियां ला सकें, कुछ चीजों को एडजस्ट कर सकें। अब ये काम हमने कर लिया, इस काम को आपने समझ लेना है, संभाल के रखना है। अब इस काम को हम यूज करने वाले हैं, इन वैल्यूज को, इन छोटी छोटी सेट ऑफ इक्वेशंस को हम यूज करने वाले हैं। नाउ इक्वेशन 16 कैन बी रिटन एज, अब इस इक्वेशन 16 को देखें, हमने अभी वैसे ही लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने 1 माइनस जेड स्क्वायर थीटा कर दिया यहां से। फिर आप देखें ये डी वाई ओवर डी थीटा है, डी वाई ओवर डी थीटा को हमने किसके बराबर किया था? डी वाई ओवर डी जी इंटू माइनस साइन थीटा। डी वाई ओवर डी थीटा को हमने बराबर किसके किया था? डी वाई ओवर डी जी इंटू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी थीटा की जगह पे हम माइनस साइन थीटा इंटू डी वाई ओवर डी जी लिख देंगे, कर देंगे, कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाकी चीजें वैसे की वैसी। अब देखें बाहर है डी बाय डी थीटा, डी बाय डी थीटा को अंदर अप्लाई करेंगे, इसको x कंसीडर कर लें और इस चीज को, इस पूरे फैक्टर को स्मॉल, बल्कि यूं कह लें कि इसको u कंसीडर कर लें, इस पूरे फैक्टर को v कंसीडर कर लें और इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं, प्रोडक्ट रूल लगाएं, जैसे u इंटू वी और इस पे प्रोडक्ट रूल d बाय डी थीटा का लगाएं। u को कांस्टेंट रख लें या u का पहले डेरिवेटिव ले लें, u का अगर हम डेरिवेटिव ले लें v को कांस्टेंट रख लें तो d बाय डी थीटा इंटू u प्लस, अब u का डेरिवेटिव ले चुके, u को कांस्टेंट रख लें और v का d बाय डी थीटा के साथ डेरिवेटिव ले लें। यही काम हमने किया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं और प्रोडक्ट रूल देखें डेरिवेशन का। तो हमने जब माइनस साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव लिया तो पहले पावर रूल लगाया तो 2 पहले आ गया और -2 साइन थीटा आ गया, और बगैर पावर के जब साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया तो कॉस थीटा आया। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा के डेरिवेटिव से हमारे पास क्या आ रहा है? -2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या माइनस साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव लिया तो क्या आया? -2 साइन थीटा कॉस थीटा। डी वाई डी जी वैसे का वैसे ही साथ में लिख लिया। अब प्लस, फार्मूले का प्लस, और चूंकि यहां माइनस है इसलिए माइनस हो गया,
और दूसरा जो v जिसको हमने v करार दिया था उसका डेरिवेटिव लें और इसको कांस्टेंट रखें। माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट रखा और dy ओवर dz का हमने डेरिवेटिव लिया तो ये चीज बन गई। बाकी चीजें हमने वैसे के वैसे लिख दी। तो यहाँ पे आप इसको गौर कर लें, फिर यहां से हम आगे चलने वाले हैं। जी बच्चों, इसमें मैथमेटिक्स है, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स का हथियार तो आपको चलाने आना ही चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इस इक्वेशन को हमने दोबारा लिख दिया, यहाँ पहले मैंने यहाँ लिखा था, इसे शुरू में दोबारा लिख दिया और इसमें थोड़ी सी चीजों को और पुट किया। देखें ये है साइन थीटा और ये भी साइन थीटा, तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसल आउट और ये साइन थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ भी कैंसल और यहां से सिर्फ माइनस साइन थीटा बचेगा, यहां से -2 cos थीटा और जी हाँ देखें यहां से -2 cos थीटा dy ओवर dz ये हमने एज इट इज एज लिख दिया और ये जो यहां से माइनस साइन थीटा बचा ये यहां लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने यहां एक एग्जैम्पशन की थी कि d ओवर d थीटा बराबर है किसके, माइनस साइन थीटा d बाय dz। d ओवर d थीटा किसके बराबर है, माइनस साइन थीटा d बाय dz। तो इस d ओवर d थीटा की जगह पर हमने उसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा d बाय dz पुट कर दी और ये चीज वैसे के वैसे लिख दी। बाकी सब कुछ एज इट इज एज ऊपर से नीचे उतार लिया। फिर आगे चलते हैं, -2 cos थीटा ठीक हो गया, लिख दिया। dy ओवर dz माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और सब कुछ बाकी वैसे का वैसे लिख दिया। और अब देखें साइन स्क्वायर थीटा हमने ये वाला साइन स्क्वायर थीटा हमने शुरू में लिख दिया और d स्क्वायर y ओवर dz स्क्वायर ये यहां लिख दिया और -2 cos थीटा की जगह पे z लिख दिया क्योंकि हम कह चुके हैं z बराबर है cos थीटा के। तो इस cos थीटा की जगह पर हमने z लिख दिया और ये वाला फैक्टर वैसे का वैसे ही उतार लिया और ये चीज भी वैसे उतार ली। जो ये वाली चीज थी ये हमने शुरू में लिख दी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू d स्क्वायर y ओवर dz स्क्वायर -2 वैसे ही लिख दिया और cos थीटा की जगह पे z लिख दिया। फिर आगे देखें, हमने ये कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा किस चीज के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस z स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस z स्क्वायर लिख दिया और बाकी सब कुछ वैसे ही उतार लिया। इधर ये किया कि बीटा की जगह पे l इंटू एल प्लस 1 लिख दिया। कहां से लिख दिया, कैसे लिख दिया, हम ये सपोज किया, हम कह चुके हैं बीटा इज इक्वल टू l इंटू एल प्लस 1। ये हमारे पास कैसे आया, देखें स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ना, ये अगर आपको एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ये वाली इक्वेशन उससे रिजेंबल करती है एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन से। ये वाली इक्वेशन एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन से रिजेंबल करती है। स्टूडेंट ये मैंने एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन को यहां पे लिखा, ये देखें और इक्वेशन 18 को देखें। इक्वेशन 18 को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस z स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव आ गया -2z आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया प्लस बीटा की जगह पे क्या आया l इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर वैसे ही आ गया और y वैसे ही आ गया। सब कुछ सेम है। बीटा की जगह पर क्या है l इंटू एल प्लस 1, बीटा की जगह पर क्या है l इंटू एल प्लस 1। तो हमने यहाँ बीटा की जगह पे l इंटू एल प्लस 1 लिख दिया और ये इक्वेशन 19 जो बन गई ये बिल्कुल सिमिलर हो गई एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन के। प्रीवियसली हमने कहा था कि बीटा बराबर है 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर और बीटा की वैल्यू क्या है l इंटू एल प्लस 1। तो यहां से हम e निकाल सकते हैं। ए रोटेशनल हमने निकाल लिया, एच स्क्वायर इंटू एल प्लस 1 ओवर 8 पाई स्क्वायर आई। ये जो e रोटेशनल है ये बड़े ही काम की चीज है। ये हमें एनर्जी रोटेशनल बताती है जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस इक्वेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में, एनर्जी कैलकुलेशन में। इस इक्वेशन 20 का बहुत यूज है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जी हाँ स्टूडेंट, हम बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं। जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा कंसीडर करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हम
क्वांटम नंबर जे यूज करते हैं, एल की जगह पे जे यूज करते हैं, यानी कि सेम बात है लेकिन आप एल की जगह पे जे कर दें। तो इक्वेशन 20 में जो एल है उसकी जगह पे जे लिख दें। जब एल की जगह पे जे लिख देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 21 कहा। इसमें जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है। ये इक्वेशन बहुत से न्यूमेरिकल करने में यूज होती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था। बहुत ज्यादा इसमें इक्वेशंस थी, बहुत ज्यादा इसमें मैथमेटिक्स था, बहुत ज्यादा इसमें इक्वेशंस थी। तो आपको कोई मैथमेटिकल स्टेप ना समझ आ रहा हो, कुछ आप पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक ही टिप है कि बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आना ही चाहिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।